ठीक है। तो अवलोकन देखते हैं ये। अब हम पढ़ेंगे निकायों के बारे में, बॉडी जो होती है वो, और उनका ओवरव्यू देखते हैं थोड़ा। विषयगत उद्देश्य यानी कि थीमेटिक पर्पस के लिए जो बनती है बॉडी, वो शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित होती है, स्वायत्ता पर, चेक एंड बैलेंस, सत्यनिष्ठा, विशेषज्ञता की भी समिति मतलब होती है वो बॉडी, और जो सेमी जुडिशरी अर्ध न्यायिक बॉडी भी होती है, और कुछ रेगुलेटरी बॉडी भी होती है, नियामक संस्थाएं, ठीक है। और विषयगत कार्य के आधार पर चुनावी कार्य आपकी करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन और डिलिमिटेशन कमीशन परिसीमन, ठीक है। ये तो चुनावी हो गए, मतलब विषयगत कार्य फंक्शन के आधार पर चुनावी ये 3 प्रकार की भर्तियाँ जो करवाती है नेशनल लेवल पे, यूपीएससी और एसपीएससी। इसके बाद वित्तीय, जैसे कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, फाइनेंस कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन और जीएसटी, ठीक है। तो ये होगी आपकी वित्तीय। संघवाद पर आधारित आपकी होती है एक तो, जो पुलिस नीति आयोग है वो, ठीक है। और आईएससी है, इंटर स्टेट काउंसिल, आईएससी इंटर स्टेट काउंसिल और जनरल काउंसिल, ठीक है, क्षेत्रीय परिषद। उसके बाद कमजोर वर्ग, जैसे एनसीएससी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लास, भाषाई अल्पसंख्यक, और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, और नेशनल कमीशन फॉर वाटर, और जो एनसीपीसीआर चाइल्ड के लिए जो है, ठीक है। कानूनी महान्यायवादी है, महाधिवक्ता राज्यों में है। उसके बाद लॉ कमीशन विधि आयोग है, बीसीआई है, न्यायपालिका पर नोट में शामिल है, देखे हमने, ठीक है। भ्रष्टाचार विरोधी सीआईसी है, ठीक है। और एसआईसी जो राज्य में, ये सीआईसी केंद्र में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सतर्कता आयोग, और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंक्वायरी, ठीक है। और लोकपाल और लोकायुक्त। तो ये देखा हमने। निकाय विषयगत उद्देश्य के लिए वही है, शक्तियों का पृथक्करण, स्वायत्तता, नियंत्रण और संतुलन, विशेषज्ञता, अर्धन्यायिक और नियामक। विषयगत कार्य के लिए चुनावी, जैसे भारत का निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग है, और परिसीमन आयोग है। भर्ती की बात करें तो जो लोक सेवा आयोग है आपका यूपीएससी, राज्य में एसपीएससी है, वित्तीय जैसे कि कह गया आपका वित्तीय आयोग है, ठीक है, राज्य वित्तीय आयोग है, और जीएसटी परिषद है। संघवाद नीति आयोग है, अंतर्राज्यीय परिषद है, क्षेत्रीय काउंसिल है। कमजोर वर्गों के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति ये सब आयोग है वो, और महिला आयोग है। कानूनी महान्यायवादी, महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल, महाधिवक्ता, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी और विधि आयोग। भ्रष्टाचार विरोधी आपकी जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सतर्कता आयोग, और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंक्वायरी सीबीआई, और लोकपाल लोकायुक्त होते हैं, ठीक है। और प्रकृति के आधार पर संवैधानिक होती है, सांविधिक होती है, और कार्यकारी होती है। यानी कि संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल, सांविधिक इंस्टीट्यूटरी, ठीक है, सांविधिक इंस्टीट्यूटरी, और कार्यकारी होती है वो एग्जीक्यूटिव। देखें यहाँ पे देखते हैं निकायों के अतिव्याप्ति, ओवरलैपिंग, या एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जो भारत का निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो सभी विषयगत उद्देश्यों को पूरा करेगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सभी संवैधानिक जो निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है की विशेषताएं एक समान हो, ठीक है, उनके अलग अलग हो सकते हैं। ये उनके उद्देश्य पे निर्भर करता है, ठीक है, ये उनके उद्देश्य पे निर्भर करता है। उदाहरण के लिए जो सीएजी है, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल है, उनके पास वित्त आयोग जो फाइनेंशियल कमीशन ऑफ इंडिया की तुलना में अधिक स्वायत्तता है और कार्यकाल की सुरक्षा होगी, जबकि इनके पास इतने नहीं है। और कुछ जो संवैधानिक निकायों में जो शर्तें उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के समान होती है, यह आमतौर पर उच्च स्तर के नियंत्रण और संतुलन, चेक एंड बैलेंस के कारण होता है। और जो क्वासी जुडिशियल या सेमी जुडिशियल जो अर्ध न्यायिक होती है, और जो रेगुलेटरी बॉडी होती है, नियामक संस्था होती है, उनके कार्य करने वाले निकायों का या तो संवैधानिक या सांविधिक होना आवश्यक है। ये अर्ध न्यायिक जो भी का अर्ध निकाय न्यायिक विषय से रिलेटेड जो भी का कमीशन कार्य करेगा, और जो नियामक रेगुलेटरी होगा, ऐसे निकायों का या तो संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन होना या फिर स्टैट्यूटरी होना आवश्यक है, ठीक है। संसदीय सचिव मतलब सदन के नेता, भारत में जो भी निकाय बॉडी जो है बनते हैं के बारे में देखेंगे, ठीक है, चाहे वो क्वासी जुडिशियल हो, चाहे वो रेगुलेटरी हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो। लोकसभा से हवा में नहीं, राज्यसभा उन्हें या तो संविधान से शक्ति मिलती है, सभापति बनाम राज्यसभा सभापति, उनका जो मतलब पावर का सोर्सेज होता है, या तो संविधान होता है, मानदंड कोई कानून प्रावधान योग्यता। इन दोनों रास्तों के बिना आप ये है जो बॉडी नहीं बन सकती। बहुमत, या तो आप उन्हें कानून आधार, मतदान का अधिकार, प्रदान प्रेम, अध्यक्षता की व्यवस्था, सीधे संविधान से इनको शक्ति मिलती है। ये सब देखेंगे, तो इसलिए आधार मानदंड हो गया, दे मस्ट हैव कॉन्स्टिट्यूशनल और इधर आपका है राज्यसभा, संवैधानिक बॉडी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, ठीक है। तो ये सीधे
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से बनते हैं और इनका संवैधानिक जो प्रावधान जिक्र है वो संविधान के लोकसभा अध्यक्ष, आर्टिकल में उपाध्यक्ष क्लियरली और राज्यसभा मेंशन होता है। सभापति। जैसे उदाहरण के तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ सभापति नहीं, इंडिया, उपसभापति, यूनियन सभापति पब्लिक का सर्विस अध्यक्ष कमीशन और फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। संवैधानिक प्रावधान है। तो इन्हें हटाने या बदलने के लिए संविधान संशोधन करना सदन के पड़ेगा। नियमों में और ये जो संवैधानिक संस्था होती है वो प्रावधान किसमें है इनका? स्वतंत्र होती है, भारतीय इंडिपेंडेंट संविधान होती है। अब संबंध देखते हैं संबंध इंस्टीट्यूटिव बॉडी सदन की सांविधिक नियम है विधान इनका। का देखते हैं। ये संसद प्रावधान द्वारा है जो बनाए कि किसी और कानून राज्यसभा का बनते हैं। सभापति जो कि उपराष्ट्रपति इंस्टीट्यूटिव बॉडी होती है होता है, जिसको हम सांविधिक बॉडी कहते भारतीय हैं। संविधान ये संसद द्वारा बनाए कि किसी संविधान कानून या किसी राष्ट्रपति एक्ट से बनती है। राष्ट्रपति निर्वाचन ठीक है? अधिनियम उदाहरण के लिए जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, उसके बाद योग्यता अभिनेत्री योग्यता की बात प्रोटेक्शन ऑफ लोकसभा ह्यूमन अध्यक्ष, राइट्स उपाध्यक्ष, राज्यसभा उपसभापति के लिए और संबंधित सेंट्रल सदन का इंफॉर्मेशन सदस्य होना आवश्यक है। आरटीआई राज्यसभा के सभापति के लिए भी सदन का से भी है। संबंधित जो भी सदन है, जैसे कि सर उपसभापति के लिए जो क्वासी राज्यसभा का सदस्य होना आवश्यक है। वहीं पे लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए होता है। लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक सुनवाई है। कर सकते हैं, दंड दे और सकते हैं, राज्यसभा आदेश जारी कर सकते हैं, जैसे उपसभापति नेशनल जुबली ट्रिब्यूनल, सभापति सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन राष्ट्रपति है, का उनके क्या है, 35 वर्ष की आयु, ठीक है। भारत का नागरिक रेगुलेटरी बॉडी और होती है, राज्यसभा सदस्य नियामक योग्यता होनी निकाय चाहिए। होते हैं। ये किसी राज्यसभा सेक्टर सदस्य को बनने नियमित की करने योग्यता होनी चाहिए सेक्टर को लाभ का रेगुलेट पद नहीं, नियमित करने के लाभ का लिए पद नहीं नियम होना बनाए जाते हैं और ये लाइसेंस देते हैं, 35 दंड वर्ष भी की दे आयु सकते पूरी हैं। होनी जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं सेबी ये क्या है, सदस्य बनने की योग्यता और लाभ का पद। सेबी रेगुलेटरी बॉडी है। उसके बाद और निर्वाचक मंडल की बात करें तो संबंधित ट्राई सदन के और सभी कौन सा है, आरबीआई भी क्या है, जैसे लोकसभा अध्यक्ष और body। उपाध्यक्ष की बात करें तो संबंधित सदस्य के सभी सदस्य है जो भाग लेंगे निर्वाचन में, ठीक है। और राज्यसभा उपसभापति की बात करें तो पूरा हो गया। राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेंगे। तो ये इसमें अब हम मानदंड देखेंगे, क्राइटेरिया क्या देखेंगे, क्राइटेरिया उसके बाद अंतर्राज्यीय परिषद इंटरनेशनल काउंसिल, उसके बाद जनरल काउंसिल, नीति आयोग, ठीक है। प्रकार देखेंगे इधर टाइप, संवैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं, ये आपका जो अंतर्राज्यीय परिषद है ये कैसी है, संवैधानिक है। जनरल काउंसिल ये क्या, सांविधिक है। देखो जो ISC है अंतर्राज्यीय परिषद, इनका जिक्र संविधान में है, ठीक है। इनका क्षेत्रीय जनरल काउंसिल होती है, ये क्या है, कानून के द्वारा बनी है, सांविधिक संस्था है। और जो नीति आयोग है वो कैसी है, एग्जीक्यूटिव कार्यकारी है, ठीक है। प्रावधान इसमें जो इंटर स्टेट काउंसिल का प्रावधान कहाँ पे किया गया है, आर्टिकल 263 में है। ये जरूर अनिवार्य नहीं है, ठीक है। और सरकारी आयोग की सिफारिश पर 1990 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। और जो जनरल काउंसिल है इनका राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया था, उसमें इनका प्रावधान है। और उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1971-2002 में जो संशोधित किया गया था। नीति आयोग 2015 में केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक संकल्प है, यूनियन कैबिनेट रिजोल्यूशन के द्वारा उनका प्रावधान था। और कंपोजिशन देखते हैं, जो आपकी ये सबसे पहले क्या है, संवैधानिक, सांविधिक और कार्यकारी देख रहे हैं, ठीक है। और पहला कौन सा, अंतर्राज्यीय ISC, जनरल काउंसिल और नीति आयोग, सबसे लास्ट में नीति आयोग, बीच में जनरल काउंसिल है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। तो जो इंटर स्टेट काउंसिल है इनका जो अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। एक बार देखो एक पूरा है जो निपटा देते हैं, सही रहेगा, फिर दूसरा सेकंड शुरू करेंगे, ठीक। तो जो इनका जो इंटर स्टेट काउंसिल है उनका अध्यक्ष कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। सदस्य राज्य और विधानसभाओं वाले केंद्र शासित प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो सदस्य होते हैं। और जिसमें विधानसभा नहीं है जिन राज्यों में, तो ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं वो शामिल होते हैं। और प्रधानमंत्री द्वारा जो नामित 6 कैबिनेट मंत्री होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन है तो राज्यपाल इसमें जो भाग ले सकते हैं। PM अन्य केंद्रीय मंत्रियों को स्थायी आमंत्रित सदस्यों के रूप में भी बुला सकते हैं। स्थायी समिति है ये एक प्रकार से, अध्यक्ष गृह मंत्री, ठीक है। स्थायी समिति है, अध्यक्ष गृह मंत्री, सदस्य 5 केंद्रीय मंत्री और 7 मुख्यमंत्री। कार्य क्या है इसके, इंटरनेशनल स्टेट काउंसिल के, अंतर्राज्यीय विवादों पर जांच सलाह देना, संघ और राज्यों के सामान्य विषयों पर चर्चा करना, बिंदु 2 पर नीतिगत निर्णयों की सिफारिश करना, ठीक है। इन पे नीतिगत निर्णयों की, और ये भारत के संविधान के अनुसार है। राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार इंटर स्टेट काउंसिल ने केवल 2 और 3 बिंदु को लिया है, ठीक है। और ISC को अंतर सरकारी परिषद भी कहा जाता है। ये सामाजिक आर्थिक नियोजन को नहीं देखता, ध्यान रखना, ये सामाजिक आर्थिक नियोजन को नहीं देखता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा, ये जो देखो ये संविधान के अनुसार कौन से ये 3 शर्तें देखो। कार्य क्या है, ये कार्य इंटरनेशनल काउंसिल के 3 कार्य, अंतर्राज्यीय विवादों जांच और सलाह देना, ठीक है। पहला कार्य ये संविधान में, ठीक है। दूसरा, संघ और राज्यों के सामान्य विषयों पर चर्चा करना, संघ और विषयों के जो सामान्य विषय उन पर चर्चा करना। जो तीसरा है, बिंदु 2 पर नीतिगत निर्णयों की सिफारिश करना। जो बिंदु 2 कौन सा, ये इस पर नीतिगत निर्णयों की सिफारिश करना। तो ये सब है वो संविधान के अनुसार है। उसके बाद हम देखते हैं आपका जनरल काउंसिल।
ये इनका राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत है जो हुआ था निर्माण, कंपोजिशन देख रहे हैं, ठीक है। और ये हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख में ये है। मध्य यूपी, ये उत्तर में आते हैं, ठीक है। और मध्य में यूपी, एमपी, यूके, और ये आपका छत्तीसगढ़। पूर्व में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। पश्चिम में महाराष्ट्र, गुजरात, और ये आपका है गोवा, ठीक है। और दादरा और दमन, ठीक है। दक्षिण में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, और ये कौन सा है, पुदुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी। और अध्यक्ष कौन होता है, प्रत्येक क्षेत्र के गृह मंत्री होते हैं वो इनके अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष कौन होता है, रोटेशन पर मुख्यमंत्री उनके उपाध्यक्ष बनते हैं। सदस्य मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल इनके होते हैं। और प्रत्येक राज्य के मुख्य सचिव, नीति आयोग से एक अधिकारी और सलाहकार के रूप में प्रत्येक राज्य से अंतर्राज्यीय परिषद, विकास आयुक्त होते हैं, ठीक। और क्या है, और इसमें आर्थिक कार्य देखते हैं, फंक्शन पहला है आर्थिक और सामाजिक नियोजन के सामान्य हित, सीमा विवाद, भाषाई अल्पसंख्यक या अंतर्राज्यीय परिवहन, ठीक है। और तीसरा SRA 1956 के तहत राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ये नीति आयोग 2015 में कैबिनेट केंद्रीय मंत्रिमंडल का संकल्प है, ठीक है। 2015 में कैबिनेट मंत्रिमंडल का संकल्प। और नीति आयोग अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, उपाध्यक्ष PM द्वारा कोई भी नियुक्त होता है। 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, एक CEO होता है। पदेन जो सदस्य होता है वो गृह मंत्री होता है, वित्त मंत्री होता है, कृषि मंत्री होता है, रक्षा मंत्री होता है। ध्यान रखना, कौन गृह मंत्री होता है, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, रक्षा मंत्री। विशेष आमंत्रित सदस्य कौन होता है, केंद्रीय मंत्री, योजना राज्य मंत्री संबंध कार्यालय के रूप में। शासी परिषद है, गवर्निंग काउंसिल है। अध्यक्षता, गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन होंगे, अध्यक्षता कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेंगे। सदस्य मुख्यमंत्री हो सकते हैं, उपराज्यपाल किसी जो के केंद्र शासित प्रदेश या जिनमें विधानसभा नहीं है तो उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिनकी केंद्र शासित प्रदेश हो गए। नीति आयोग के विशेष आमंत्रित सदस्य, शासी परिषद के भी विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं। और ये इनके जो कार्य देखते हैं तो ये शीर्ष थिंक टैंक है, अपेक्स थिंक टैंक है। और राज्यों के लिए नीति, सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद, संबंध निकाय और योजना, अटल इनोवेशन मिशन, विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय, राष्ट्रीय श्रम और अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान, आकांक्षी जिला कार्यक्रम की निगरानी करता है। रिपोर्ट SDG इंडिया इंडेक्स नहीं कर सकती। इसके बाद ये आता कि उत्तर पूर्वी परिषद, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। इसकी स्थापना NEC अधिनियम 1971 के तहत की गई थी। 1971 के तहत की गई थी। 2002 में इसको संशोधित किया गया था और 2024 में प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए जाने के कारण ये क्रम प्राथमिकता का विषय है। ये कम प्राथमिकता विषय, मतलब ज़्यादा नहीं। 2024 में ये पूछा गया था, ठीक है। शामिल राज्य कौन के, आपका सिक्किम है, असम है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा, ठीक है। इसमें उत्तर पूर्वी शामिल कौन कौन से राज्य हैं। 1971 में स्थापना की गई थी, 2002 में संशोधन किया गया था, 2024 में पूछा गया था, ठीक है। सबसे पहला आपका सिक्किम है। सबसे पहला सिक्किम, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। गृह मंत्री कौन होते हैं, अध्यक्ष कौन होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, कौन होते हैं, होम मिनिस्टर इसके अध्यक्ष होते हैं, किसके, उत्तर पूर्वी परिषद के, NEC के, ठीक है। और उपाध्यक्ष कौन होते हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, जो DO, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थर्न ईस्टर्न रीजन के जो मंत्री होते हैं वो। सदस्य राज्यपाल, गवर्नर होता है, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री होता है, राष्ट्रपति द्वारा नामित 3 सदस्य होते हैं, वही 3 सदस्य। और ये एक क्षेत्रीय नियोजन निकाय क्या है, रीजनल प्लानिंग बॉडी के रूप में कार्य करता है। भर्ती से संबंधित निकाय देखते हैं, इधर मानदंड देखते हैं, क्राइटेरिया, संघ लोक सेवा आयोग UPSC, राज्य लोक सेवा आयोग SPSC। प्रकार कैसे हैं, ये संवैधानिक है और ये भी संवैधानिक है, ये भी संवैधानिक है। और राज्यों के समूह के लिए JPSC का गठन किया जा सकता है यदि संबंधित राज्य मतलब जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। और यदि संबंधित राज्य मतलब जिस राज्य में निर्माण करना है तो संबंधित राज्य कैसे, किस बहुमत से, साधारण बहुमत से क्या करे, प्रस्ताव पारित करे। और संसद को फिर क्या करना पड़ेगा, फिर संसद को है जो कानून बनाना पड़ेगा। सबसे पहले उस संबंधित राज्य मतलब ऐसा है जो प्रस्ताव पारित करे, कैसे बहुमत से, साधारण बहुमत से, सिंपल मेजोरिटी से। फिर है जो संसद अगर कानून बनाती है तो JPSC का निर्माण किया जा सकता है। उसके बाद प्रावधान प्रोविजन देखते हैं, जो अनुच्छेद 315 और 323 में है ये।
और जो SPSC वो 315 से 323 सेम। और कंपोजिशन देखते हैं, अध्यक्ष और सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। 50% सदस्यों को केंद्र सरकार के साथ 10 वर्ष का कार्य अनुभव भी होना चाहिए। अध्यक्ष और सदस्य देखते हैं, राज्यपाल द्वारा नियुक्त, सदस्यों की संख्या राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती है। सदस्य है उनकी संख्या किसके द्वारा, गवर्नर द्वारा निर्धारित की जाएगी। और राष्ट्र में मतलब नेशनल लेवल पे राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, ठीक। और 50% सदस्यों को राज्य सरकार के साथ 10 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए राज्य सरकार के साथ, उनकी जो 50% सदस्यों को। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन देखते हैं, सर्विस कंडीशन देखते हैं। और कार्यकाल 6 वर्ष होता है, 65 वर्ष या जो भी आयु पहले हो। इस्तीफा किसको, रिजोग्नेशन है वो राष्ट्रपति को दे सकते हैं। और इनकी भी 6 या 62, ध्यान रखना UPSC की 65 होती है, इनमें अंतर इतना है कि SPSC में 62 है, 65 नहीं है। जो भी पहले हो। और इस्तीफा किसको, गवर्नर को देते हैं, राज्यपाल को देते हैं। उसके बाद हटाना, रिमूवल, हटाने का अधिकार किसको, राष्ट्रपति को है। आधार देखते हैं, ग्राउंड क्या होगा, ग्राउंड पहला आधार है कदाचार, और दूसरा है दिवालिया होने पर, और तीसरा नहीं है, ठीक है, दो ही है, एक तो दिवालिया होने पर और कदाचार, मिसबिहेवियर। राष्ट्रपति आर्टिकल 145 के तहत बने नियमों के अनुसार जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को संदर्भित करते हैं। किसको, सुप्रीम कोर्ट को। किसके संदर्भ में, UPSC के संदर्भ में, ठीक है, इनको हटाने के लिए। और सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद जो सुप्रीम कोर्ट है वो जांच के बाद राष्ट्रपति के आदेश को पारित होने तक राष्ट्रपति या राज्यपाल राज्य में उन्हें निलंबित कर सकते हैं यदि कोई हितों का टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पाया जाता है तो उन्हें कदाचार का दोषी मान लिया जाता है, कदाचार का दोषी मान लिया जाता है। दूसरा, दिवालिया होने पर, पद के बाहर रोजगार करने पर, राष्ट्रपति की राय में मानसिक और शारीरिक रूप से अस्त-व्यस्त होने पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा इनको हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, ठीक है। और ये SPSC में हटाने का अधिकार किसको, राष्ट्रपति को। राज्यपाल के पास केवल निलंबित करने की शक्ति है, ध्यान रखना। राष्ट्रपति ओनली फॉर उनको सस्पेंड कर सकता है लेकिन हटा नहीं सकता। और मतलब जो SPSC है उनको जो हटाने का अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास, किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है, राज्यपाल के पास नहीं है। कन्फ्यूज नहीं होना इसमें वाले में, जो राज्यपाल है वो ओनली सस्पेंड कर सकता है, निलंबित कर सकता है, हटा नहीं सकता। रिमूवल का अधिकार ओनली फॉर राष्ट्रपति को, दोनों में, UPSC में और SPSC दोनों में, ठीक है। आधार क्या है, आधार UPSC के समान है, हमने देखा दोनों आधार है, मिसबिहेवियर कदाचार, और दूसरा दिवालिया होने पर या पद से बाहर करने पर राष्ट्रपति के राय में मानसिक रूप से बीमार, ठीक है। उसके बाद सेवानिवृत्ति, जो पोस्ट रिटायरमेंट है वो UPSC में सदस्य दोबारा सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं हो सकता। UPSC में सदस्य दोबारा है जो नियुक्त नहीं हो सकता। UPSC जो अध्यक्ष है वो केंद्र या राज्य के अधीन कोई अन्य पद है वो धारण नहीं कर सकता। UPSC सदस्य UPSC या SPSC के अध्यक्ष बन सकते हैं, UPSC या SPSC के अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन केंद्र या राज्य के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकते, केंद्र या राज्य के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकते, ठीक है। और SPSC का अध्यक्ष UPSC के अध्यक्ष या सदस्य या किसी अन्य SPSC के अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन केंद्र या राज्य के अधीन कोई अन्य पद धारण नहीं कर सकते। SPSC के सदस्य देखते हैं, UPSC के अध्यक्ष या सदस्य उसी या किसी अन्य SPSC के अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन केंद्र या राज्य के अधीन कोई अन्य पद पर नहीं, ये देखा। उसके बाद कार्य देखते हैं, फंक्शन, इनका परीक्षा आयोजित करना, सिविल सेवकों की जो भर्ती, स्थानांतरण नीति, अनुशासन मुद्दों पर परामर्श लिया जाता है, और आरक्षण नीति पर परामर्श लेना आवश्यक नहीं। ध्यान रखना, जो आरक्षण नीति है उस पर परामर्श लेना आवश्यक नहीं है। इन मुद्दों पर राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा, राज्य में राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों को कम से कम 14 दिनों के लिए संबंधित विधायकों के समक्ष रखा जाना चाहिए, और जिन्हें वे संशोधित या अस्वीकार करना चाहते हैं। और UPSC के समान कार्य है राज्य स्तर पर, ठीक, ये जो मैंने देखा। उसके बाद हम देखते हैं सेवा, 308 से 314, ठीक है। सेवाएं देखते हैं, सर्विस 308 से 314 सेवा। जब तक विधायी का कानून नहीं बनाती तब तक राष्ट्रपति या राज्यपाल संबंधित सिविल सेवाओं को नियंत्रित करने वाले नियम बना सकते हैं। जब तक विधायी का कानून नहीं बनाती तब तक केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल संबंधित सिविल सेवाओं को नियंत्रित करने वाले नियम है वो बना सकते हैं। अखिल भारतीय सेवाएं, AIS केंद्रीय सिविल सेवा, रक्षा राष्ट्रपति के पश्चात प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। राज्य सेवाएं, राज्यपाल के पश्चात प्लेजर ऑफ द गवर्नर। अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सिविल सेवाओं के सदस्यों को उस प्राधिकारी से अधीनस्थ यानी नीचे के प्राधिकारी द्वारा नहीं हटाया जा सकता जिन्हें उन्हें नियुक्त किया था। उन्हें जांच के बिना हटाया या अवनत डिमोट नहीं किया जा सकता जिसमें उन्हें सुनवाई का अवसर दिया गया हो, जब तक कि वे किसी आपराधिक अपराध के लिए दोषी न ठहराए गए हो या फिर निर्णय लेने वाला
प्राधिकारी संतुष्ट हो कि ऐसी जांच करना व्यवहारिक रूप से संभव या पॉसिबल नहीं है, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट में, लोक हित में, ठीक है। और राष्ट्रपति केंद्र में, राज्यपाल राज्य में यदि संतुष्ट हो कि राज्य की सुरक्षा के हित में नहीं है ऐसी जांच कराना, कि उचित नहीं है, तो नहीं करा सकते हैं। और उसके बाद अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यसभा राष्ट्रीय हित में संसद को विशेष बहुमत स्पेशल मेजोरिटी के माध्यम से अखिल भारतीय सेवा बनाने और उसे नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकते हैं। कैसी? राष्ट्रीय हित में कैसा बहुमत? स्पेशल मेजोरिटी। कैसे? विशेष बहुमत के माध्यम से अखिल भारतीय सेवा बनाने और उसे नियंत्रित करने वाले कानून का बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। ओके, नेक्स्ट, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 यह दर्शाने के लिए पारित किया गया था कि आईएएस और आईपीएस को संवैधानिक रूप से अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में माना गया है, और आईएफओएस भारतीय वन सेवा को बाद में जोड़ा गया था। अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा AIJS बनाई जा सकती है, और इसके लिए बनाया गया कोई भी कानून अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में कहा गया था। ओके, उसके बाद देखते हैं वित्तीय निकाय, फाइनेंशियल रिलेटेड बॉडीज देखते हैं। मानदंड, भारत के नियंत्रक और महालेखा CAG, ठीक है। उसके बाद GST काउंसिल, भारत का वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया एंड SPSC स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग। प्रकार कैसा है? जो CAG है वो संवैधानिक है, ठीक है। GST ये क्या है? संवैधानिक है। भारत का वित्त आयोग भी संवैधानिक है और राज्य वित्त आयोग भी संवैधानिक है, ये सभी संवैधानिक है। और जो प्रोविजंस है इसका भारत का CAG का, वो 148 से 151 में किया गया है, और CAG अधिनियम 1971 में, CAG अधिनियम 1971 के माध्यम से। इसके बाद जो GST काउंसिल है वो आपके आर्टिकल 279A में है, 279A में, और 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ था, उसके द्वारा ये GST काउंसिल बनाई गई थी। ध्यान रखना, ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं थी और ना ही CAG मूल संविधान का हिस्सा था। सॉरी, ध्यान रखना, ये मूल संविधान का हिस्सा था, ठीक है। मूल संविधान का ही हिस्सा है, 148 से 151 तक है। लेकिन जो CAG ये जो अधिनियम लिखा गया है 1971, इसमें ये कहा गया है कि जो संसद है वो कानून बनाकर जो CAG है उसकी ड्यूटी क्या होगी और उसके पावर्स वो तय करेगी, ठीक है। तो ये उसके बाद आपका ये GST काउंसिल है वो 79 में, 101 का संविधान संशोधन 2016। भारत का वित्त आयोग ये आर्टिकल 280 में है, वित्त आयोग अधिनियम 1951 आया था इसके लिए, 280, ठीक है। भारत का वित्त आयोग, और राज्य वित्त आयोग ये 243 में है, कुछ में है 243 आई मतलब ऐसे याद रखो। इनकम क्या? आय किस में होती है? वित्त में होती है, तो ऐसे याद रखो। 243 में क्या है? राज्य वित्त आयोग है, ठीक है। और अनुच्छेद 243 73 और 74वां संविधान संशोधन, तो ये दो थे, ठीक है। तो वाई तो देखो, आई किसमें है और वाई किसमें है, ठीक है। तो जो आई है 243 आई है वो क्या कहता है? ये अनुच्छेद कहता है कि हर राज्य में एक राज्यपाल स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाएगा, जो पंचायतों की वित्तीय समीक्षा करेगा, वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा। जिसमें पंचायतें, जिसमें ग्राम, मध्य, जिला स्तर को ये जो पैसे कैसे मिले, राज्यों के करों का उनको हिस्सा कितना हो, जो अनुदान, जो ग्रांट्स दिए जाए वो कैसे दिए जाए, मतलब गांव की जो सरकार, जो पंचायत के जो पैसे की व्यवस्था है वो इसमें होती है। और वहीं शहरों में वाई में होती है, ठीक है। शहरों में मतलब वही काम है जो अर्बन लोकल बॉडीज म्यूनसिपलिटीज़ के लिए करते हैं, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम को पैसे कैसे मिले, टैक्स शेयरिंग, ग्रांट्स आदि होते हैं, मतलब शहर की जो सरकार म्यूनसिपलिटी को पैसे मिले। तो ये देखा 73वां ग्रामीण है और 74वां शहरी, ठीक है। 1952 में दोनों हुए थे। उसके बाद कंपोजिशन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कंपोजिशन किसकी? ये जो CAG है, CAG की जो संरचना राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, जो CAG की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाएगी? CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, ठीक। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। इसे ऊपर नाम लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। तो जो CAG है, CAG की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाएगी CAG की, ठीक है। उसके बाद GST काउंसिल है, उनके अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री होते हैं। सदस्य राज्य वित्त मंत्री या राज्यों के वित्त मंत्री या अन्य मनोनीत मंत्री होते हैं। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क जो CBE के अध्यक्ष, स्थायी और गैर मतदान आमंत्रित सदस्य। और फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी नियुक्ति है वो किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाएगी। अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य होते हैं। योग्यता जो आपका फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट 1951 थे उसके द्वारा
की और अध्यक्ष सार्वजनिक मामलों का अनुभव होगा वो बनेगा। ठीक है, 4 सदस्यीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या योग्य व्यक्ति या सरकारी वित्त प्रशासन और अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान वाला। ठीक, और जो स्टेट फाइनेंस कमीशन राज्य कानून द्वारा राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। ध्यान रखना, स्टेट फाइनेंस कमीशन है उसके द्वारा राज्य द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ध्यान रखना, वहीं पे जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होगा। ठीक है, उसके बाद टर्म एंड कंडीशन देखते हैं, सेवा शर्त देखते हैं। जो CAG है वो अनुसूची थर्ड अनुसूची के अनुसार शपथ लेगा, किसी तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ लेगा। और जो वेतन और जो पेंशन है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर बाइट होते हैं। और जो कार्यकाल इनका 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष, जो भी पहले हो 6 या 65 किसको, CAG का। इस्तीफा किसको देगा राष्ट्रपति को देगा इसके इस्तीफा। कौन? CAG इस्तीफा राष्ट्रपति को। ठीक है, और शपथ तीसरी अनुसूची के अनुसार। और उसके बाद देखते हैं ये आपका GST काउंसिल मंत्रियों के रूप में सदस्य होने के कारण ये लागू नहीं है। और जब तक वे संबंधित मंत्री पद पर रहेंगे सदस्य बने रह सकते हैं, और मंत्री पद से हटते ही वो उनके सदस्य नहीं रहते, तो इसलिए इनके लिए कोई भी सेवा साथी या उम्र के सीमा नहीं है। ठीक है, इस्तीफा ये देखते हैं आपका क्या, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, इनके जो ये कंपोजिशन देख रहे हैं हमने, सेवा शर्त देख रहे हैं। इस्तीफा किसको? राष्ट्रपति को देंगे। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इस्तीफा किसको? राष्ट्रपति को। उनका जो कार्यकाल है वो आदेश के अनुसार आमतौर पर 5 वर्ष होता है। आमतौर पर कितना? 5 वर्ष होता है। और ये भी राज्य कानून बनाएगा इसके लिए। स्टेट फाइनेंस कमीशन के लिए क्या बनाएगा? राज्य कानून बनाएगा और सेवा शर्तें तय करेगा। ठीक है, तो राज्य को ये अधिकार दिए गए। इसके बाद जो रिमूवल है वो CAG को कौन? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाया जा सकता है। CAG को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाया जा सकता है। किसकी तरह? न्यायाधीश की तरह हटाया जा सकता है। ठीक है, CAG को सर्वोच्च न्यायालय की, ठीक है ये, ठीक है, तो ये CAG को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह भांति हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह इनको हटाया जा सकता है। और ये आपका GST काउंसिल है, उसमें ये हटाने वाली प्रक्रिया कोई लागू नहीं है। GST वाले लागू नहीं है। और क्योंकि मतलब जो सदस्य होते हैं वो ज़्यादातर मंत्री होते हैं, तो क्या हटाएंगे उनको? हटाया नहीं जा सकता। और दूसरा मतलब उस वक्त अगर मंत्रिमंडल भंग हो जाती, कार्यकाल पूरा हो जाता, तो वो वैसे सदस्य नहीं रहते, तो रिमूवल वाली प्रक्रिया वो GST काउंसिल में है नहीं एक्चुअली में। उसके बाद हम देखते हैं तो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, ये FCI या अधिनियम 1951, ये विकृत चित या दिवालिया या नैतिक अक्षमता के लिए दोषी या हितों का टकराव हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, तो हटाया जा सकता है। उसके बाद ये जो हटाने का रिमूवल का शर्तें हैं, जो कौन डिसाइड करेगा? राज्य को स्वतंत्रता दी गई इसके लिए। ठीक है, राज्य को स्वतंत्रता दी गई है। किसको? स्टेट फाइनेंस कमीशन। ठीक है, तो राज्य सेवा शर्तें तय करेगा पठने की प्रक्रिया वगैरह से। सेवानिवृत्ति के बाद ये CAG है वो सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं करेगा। कौन? CAG। उसके बाद जो GST काउंसिल है उसकी पुनर्नियुक्ति की जा सकती है, क्योंकि सरकार बदलती है, कोई वित्त मंत्री बनता है, कौन बदलता है, 10 बार आए, कितनी बार भी आए सरकार, तो वही बनते हैं अध्यक्ष वित्त आयोग के। तो GST काउंसिल वाले में ऐसा कुछ है नहीं, सेवानिवृत्ति के बाद की पद धारण करेंगे नहीं करेंगे। और जो आपका FCI है इसकी भी पुनर्नियुक्ति की जा सकती है। ध्यान रखना, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की भी नियुक्ति की जा सकती है, और इसके लिए वो राज्य कानून बनाएगा। राज्य के लिए जो स्टेट फाइनेंशियल कमीशन है उसके लिए, फाइनेंस कमीशन के लिए राज्य कानून बना के तय करेगा कि सेवानिवृत्ति के बाद करेगा नहीं, मतलब काम करेगा या पद धारण करेगा या नहीं। इसके बाद फंक्शन देखते हैं। जो CAG है वो संघ, किसके? संघ और राज्यों के खातों, ध्यान रखना, संघ और राज्य दोनों के, ओनली संघ के नहीं, संघ और राज्यों के खातों का ऑडिट करना और रिपोर्ट राष्ट्रपति को और राज्य में किसको? राज्यपाल को सौंपना। और छठी अनुसूची के स्वायत्त परिषदों का ऑडिट करना। छठी अनुसूची उसके स्वायत्त परिषदों का ऑडिट करना। और स्थानीय निकायों का ऑडिट नहीं करता। ध्यान रखना, जो स्थानीय लोकल निकाय होते हैं उनका ये नहीं करता। अगर बार पूछा जाता, परमिट किया जा सकता है आपको कि स्थानीय जो निकाय है उनका ऑडिट ये जो CAG है वो नहीं कर सकता। ठीक, स्थानीय निकायों का ऑडिट नहीं कर सकता। कौन? CAG नहीं कर सकता। उसके बाद देखते हैं GST काउंसिल के फंक्शन देखते हैं। GST से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्यों की सिफारिशों देना, इसको GST से संबंधित मुद्दों पर, और निर्णय 3/4 भारित मतों से, और 75 से, कितने परसेंट? 75% है। और केंद्र का 1/3 मत और राज्यों को 2/3 मत का अधिकार दिया गया है। केंद्र का कितना ज़्यादा है? 1/3, और राज्य का 2/3। ठीक है, और दिल्ली में GST ट्रिब्यूनल्स की स्थापना, दिल्ली में GST ट्रिब्यूनल्स की स्थापना। और ध्यान रखना, ये जो आपका ये है ना, मतलब CAG फंक्शन में एक और चीज छूट गई है यहाँ पे। IAAS कैडर का संचालन भी ये करता है। IAS कैडर का संचालन। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं फाइनेंस कमीशन।
ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं फाइनेंस कमीशन में, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया में ये केंद्र और राज्यों के बीच विभाज्य करों का वितरण, केंद्र और राज्यों के बीच विभाज्य करों का वितरण, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अनुदान सिद्धांत, और जो एसएफसी की सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों के लिए राज्य की संचित निधि सीएफएस को बढ़ाना, और राष्ट्रपति द्वारा सौंपा गया अन्य कोई वित्तीय मामला है। तो जो स्टेट फाइनेंशियल कमीशन है उसके द्वारा जो सिफारिश दी गई है स्थानीय निकायों के लिए जो राज्य की संचित निधि है उसको बढ़ाते कौन है, ये आपका ये बढ़ाते फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक। और इसके लिए दूसरे फंक्शन देखते हैं इनका, स्टेट फाइनेंस कमीशन का राज्यों द्वारा लगाए गए करों, शुल्कों, टोल और फीस का वितरण करना, ठीक है। और राज्य स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति सुधारने के उपाय, स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए उपाय, सिफारिशों को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाना, ये और बाकी ये पूरा हो गया। उसके बाद हम देखते हैं चुनावी निकाय, इलेक्टोरल बॉडीज देखते हैं, क्या देखेंगे, इलेक्टोरल बॉडीज, मानदंड क्राइटेरिया। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड डिलिमिटेशन कमीशन एंड राज्य इलेक्शन कमीशन। प्रकार देखते हैं, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये क्या है, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। और राज्य निर्वाचन आयोग ये भी संवैधानिक है, जबकि जो डिलिमिटेशन कमीशन है ये कैसा है, सांविधिक है, इनकी कानून के द्वारा बना है, यानी इंस्टीट्यूटरी कैसा है, परिसीमन आयोग। डिलिमिटेशन कमीशन ये क्या है, इंस्टीट्यूटरी सांविधिक है, कानून के द्वारा बना है। आप देखो ये सांविधिक परिसीमन जो आपका डिलिमिटेशन कमीशन है ये सांविधिक है। सांविधिक क्यों है, इंस्टीट्यूटरी, वाई इंस्टीट्यूटरी, बिकॉज इनका जो निर्माण है, मतलब जो आर्टिकल में संविधान में तो प्रावधान है, जो उनमें आया होगा कि ये जो संविधान में इसका प्रावधान है, आर्टिकल 82 कहता है, फिर आर्टिकल 327 है आपका, तो फिर ये ऐसे सांविधिक क्यों हो गया। सांविधिक का मतलब ये है कि ये परमानेंट नहीं होता है, मतलब एक बार इनका निर्माण किया तो इसका जो कार्य समाप्त होने के बाद ये भंग हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो दैट्स वाई ये इंस्टीट्यूटरी है। और मतलब अभी तक का जो ये यूपीएससी में पूछा भी गया था 2025 में कि कितनी बार है जो इनका निर्माण किया जा चुका है, तो 4 बार निर्माण हुआ है अभी तक इंस्टीट्यूटरी कमीशन का। जो फर्स्ट टाइम आपका 1952 में बना था, उसके बाद 1962 में बना था, एंड नेक्स्ट बना था आपका नेक्स्ट 1972 में, और उसके बाद 2002 में बना था। तो 4 बार इनका निर्माण किया जा चुका है, और जो नेक्स्ट है वो 2026 या 27 में बनेगा, ठीक है। और इसी एक्ट के आधार पर है जो हर बार है जो नया कमीशन बनता है, तो इसलिए ये सांविधिक है, ठीक है। तो ये देखो हमने उसके बाद सॉरी ये देख गए ये आपका नाम क्या इनका, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये अनुच्छेद आर्टिकल 324 आर्टिकल 324 मुख्य निर्वाचन आयुक्त CAC चीफ इलेक्शन कमीशन एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त जो इलेक्शन कमीशन होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है, प्रावधान है ये आर्टिकल अधिनियम 2023 में ये दिया गया था, ठीक है। प्रावधान संविधान में 324 में किसका, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। उसके बाद जो डिलिमिटेशन कमीशन है इनका, उन्होंने देखा आर्टिकल 82 में, और 82 ये कहता है कि जो संसद है वो मतलब निर्माण करेगी डिलिमिटेशन कमीशन का कानून बना के। और जो राज्य निर्वाचन आयोग है इनका जो निर्माण 243 के और 243 ZA, ये ZA किसके लिए है, 74वें संविधान संशोधन जो म्यूनिसिपैलिटी नगर पालिका के लिए, शहरों के लिए, अर्बन गवर्नमेंट के लिए, और जो रूरल गवर्नमेंट है उनके लिए 243 के, ठीक है। 243 के है, के किसके लिए है, किसके लिए, रूरल के लिए है, ठीक है। 73वां और 74वां संविधान 73 में 1992 का। उसके बाद कंपोजिशन देखते हैं, ये जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसका नियुक्ति है वो उसके द्वारा राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, कौन, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, ये अनिवार्य है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त चीफ इलेक्शन कमीशन ये अनिवार्य है, कंपलसरी है। देन अन्य आयुक्त होंगे, अन्य आयुक्त जिसमें संसदीय कानून के अधीन होंगे ये, ठीक है। उसके बाद अधिनियम 2023 के तहत राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट आयुक्तों की कमिश्नर्स की जो संख्या है वो
तय कर सकते हैं। वर्तमान में कितनी है? 2 है, वर्तमान में 2 है, लेकिन 2023 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति है वो आयुक्तों की संख्या तय कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद खोज समिति, जो सर्च कमेटी विधि मंत्री की अध्यक्षता में 2 सचिव स्तर के जो अधिकारी और 5 विकल्प समिति के 5 विकल्प है वो समिति के समक्ष रखेंगे। चयन समिति में अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। चयन समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और सदस्य लोकसभा में विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन, और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी होता है, ठीक है। और चुनाव से पहले क्षेत्रीय आयुक्तों रीजनल कमिश्नर की नियुक्ति आयोग के परामर्श से की जा सकती है। चुनाव से पहले क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति आयोग के परामर्श से की जा सकती है और वर्तमान में नियुक्ति नहीं है। तो ये देखा हमने। और अब देखते हैं इनकी जो डिलिमिटेशन कमीशन, इनकी कंपोजिशन देखते हैं, ठीक है। इनका कमीशन केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसके 3 सदस्य होते हैं। डिलिमिटेशन कमीशन के कितने? 3 मेंबर्स होते हैं, 3 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है। सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो वर्तमान न्यायाधीश था, सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान या जो पूर्व न्यायाधीश होता है वो उनके सदस्य होते हैं, वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश। पदेन सदस्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त या उनके द्वारा नामित निर्वाचन आयुक्त होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं एक्स ऑफिसियो, ठीक है। कौन होते हैं? निर्वाचन आयुक्त है उनके द्वारा नामित, ठीक है, निर्वाचन आयुक्त होता है। और संबंधित राज्य के निर्वाचन आयुक्त SCC, ठीक, वे है। और उनके जो सहयोगी सदस्य होते हैं एसोसिएट मेंबर की बात करें तो संबंधित राज्य के 5 सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और 10 विधायक, MLA 10 विधायक, जिन्हें क्रमशः लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है, ठीक। जिन्हें लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा नामित किया जाता है, ठीक है। तो ये देखा। उसके बाद इनकी देखते हैं आपका जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य इलेक्शन निर्वाचन आयोग। ये राज्य कानून के अनुसार राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य कानून के अनुसार किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, या राज्य कानून भी बना सकता है इसके लिए, ठीक है। उसके बाद ये देख लिया हमने। उसके बाद ये क्वालिफिकेशन देखते हैं। क्वालिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये देखते हैं भारत सरकार के सचिव स्तर के जो अधिकारी रहे हो, प्लस सत्यनिष्ठा इंटीग्रिटी, और चुनाव का मतलब सत्यनिष्ठ व्यक्ति हो, अच्छा, ठीक है, जानकर प्रतिष्ठित। और उसके बाद चुनाव का संचालन और अनुभव भी होना चाहिए, ठीक है। ये इनके जो डिलिमिटेशन कमीशन में योग्यता लागू नहीं है। इनमें योग्यता लगा क्योंकि ये नया बनता है, एडहॉक कमीशन है, ठीक है। उसके बाद राज्य है जो कानून बना के तय करेगा, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन में राज्य कानून बना के तय करेगा राज्य कानून के अनुसार। उसके बाद टर्म एंड सर्विस कंडीशन देखते हैं। टर्म एंड कंडीशन, सर्विस कंडीशन की बात करें तो इनका जो कार्यकाल होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का 6 वर्ष, अध्यक्ष का कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 6 या 65 ध्यान रखना, ठीक है, 6 या 65 जो भी पहले हो। और इस्तीफा है वो इसको राष्ट्रपति को देंगे, इसको रेजिग्नेशन है वो राष्ट्रपति को देंगे। और वेतन है वो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान उन्मुक्ति कर्तव्य के दौरान किए गए कार्यों के लिए दीवानी सिविल एंड क्रिमिनल आपराधिक संरक्षण अधिनियम 2023 में ये किया गया था, ठीक है। उसके बाद इन पे डिलिमिटेशन कमीशन में लागू नहीं है क्या? सेवा शर्तें हैं। और राज्य में जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसके लिए सेवा और शर्तें हैं, टर्म एंड कंडीशन, सर्विस कंडीशन है वो कानून बना के तय करेगा। कौन? राज्य तय करेगा, ठीक है। उसके बाद जो रिमूवल देखते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाया जाएगा। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसको कैसे हटाया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की भांति इनको हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की भांति इनको हटाया जाएगा। और जो अन्य आयुक्त है, क्षेत्रीय आयुक्त है, वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है जो उनकी सिफारिश पर है जो अन्य सदस्यों को हटाया जा सकता है। अन्य आयुक्त को हटाया जा सकता है किसकी? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिफारिश पर। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट। उसके बाद इनमें डिलिमिटेशन कमीशन में ये हटाना, रिमूवल लागू नहीं है। और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उनको उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाया जाएगा। इसके लिए राज्य वो हटाने की शर्तें तय नहीं करेगा, ध्यान रखना। ये जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को जिस तरीके से हटाया जाता है उस तरीके से इसको हटाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेवानिवृत्ति, पोस्ट रिटायरमेंट। सेवानिवृत्ति के बाद इनकी जो चीफ इलेक्शन कमीशन है इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती यदि आयुक्त है उसको मुख्य आयुक्त नियुक्त किया गया है तो कुल कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होगा। कुल कितना? 6 वर्ष का होगा, ठीक है। डिलिमिटेशन कमीशन में लागू नहीं है पोस्ट रिटायरमेंट, ठीक है। उसके बाद ये राज्य कानून बना के तय करेगा, ध्यान रखना।
बाकी सब है जो तय करेगा, लेकिन जो रिमूवल है, हटाना है, वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश को जिस तरीके से हटाते हैं वैसे इनको हटाया जाएगा। हाई कोर्ट के न्यायाधीश को जिस तरीके से हटाया जाता है वैसे इनको हटाया जाएगा। ओके। और राज्य कानून के अनुसार पोस्ट रिटायरमेंट इसके लिए राज्य कानून बना सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखिए। उसके बाद में देखते हैं, अच्छा ये देख लो, ठीक है। यदि आयुक्त है, यदि आयुक्त को मुख्य आयुक्त नियुक्त किया गया, नॉर्मल आयुक्त है उसको मुख्य आयुक्त नियुक्त किया गया, तो कुल कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। कुल कार्यकाल 6 वर्ष का होगा, 65 वर्ष से ज़्यादा नहीं होगी। उसके बाद देखते हैं फंक्शन, कार्य देखते हैं, ठीक है। अब फंक्शन देखते हैं, कार्य। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उनका चुनाव का अध्यक्षन करना, निर्देशन, नियंत्रण, पूर्ण शक्तियाँ इनकी प्लेनरी पावर है, मतलब इनकी चुनावों का अध्यक्षन करने की, निर्देशन करने की और नियंत्रण करने की, ठीक है। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के चुनाव करने की जिम्मेदारी भी इनकी होती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। और प्रत्येक जनगणना के बाद, ध्यान रखना, प्रत्येक जनगणना के बाद, प्रत्येक सेंसस के बाद, प्रत्येक आम चुनाव से पहले निर्वाचक नामावली तैयार और संशोधित करना भी इनका काम है। और चुनाव की तिथियाँ, कार्यक्रमों की अधिसूचना के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल को सिफारिश करते हैं। ये चुनाव के अध्यक्षों के चुनावी तिथियों और कार्यक्रमों की अधिसूचना के लिए राष्ट्रपति और राज्य में राष्ट्रपति और केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल को सिफारिश करते हैं। राजनीतिक दलों को मान्यता देना और प्रत्येक चुनाव का आवंटन, सांसदों विधायकों की अयोग्यता पर राष्ट्रपति और राज्यपाल को सलाह देना, आवश्यकता पड़ने पर चुनाव रद्द करना और चुनावी व्यवस्था से संबंधित विवादों के लिए अधिकारी नियुक्त करना। चुनावी व्यवस्था से संबंधित विवादों के लिए अधिकारी की नियुक्ति करना, ये इनका काम है। उसके बाद देखते हैं डिलिमिटेशन कमीशन का फंक्शन, देखते हैं, कार्य। मजा आएगा गेम में, ठीक है। ये जनगणना के अनुसार संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की संख्या और आकार का निर्धारण करते हैं। अब तक 4 परिसीमन आयोगों का गठन 1952 में, 63 में, 73 में और 2002 में किया गया था। ध्यान रखना, ये 72 में इसलिए नहीं लिखा हुआ क्योंकि 72 में ये आया था और 73 में पूर्णतः लागू हुआ था, ठीक है। तो इसलिए नहीं, ये 62 इसलिए लिखा गया क्योंकि 62 में इनका आया था और लागू 63 में हुआ था। और ये 52 और इसके आदेशों को अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती। ध्यान रखना, जो डिलिमिटेशन कमीशन है उनके जो आदेश होते हैं, इनको आदेशों को अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती जब तक कि वे अत्यधिक मनमाने या संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन न करते हो, अत्यधिक मनमाने न हो और संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन न करते हो। किशोर चंद्र राठौड़ बनाम भारत संघ 2024 में ये कहा था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेशों को संसद या राज्य विधानसभाओं के समक्ष रखा जाता है, लेकिन वे उनमें संशोधन नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों का अध्यक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, पूर्ण शक्तियाँ, इनको प्लेनरी पावर है इनकी, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन की। ओके। और स्थानीय निकाय है, लोकल बॉडीज के चुनाव हेतु क्षेत्रों के परिसीमन, तो उनका है जो परिसीमन यदि लिमिटेशन कर सकते हैं क्योंकि राज्य कानून के अनुसार कार्य करना, ठीक है। देखो शक्तियाँ और स्थानीय निकायों के चुनाव हेतु परिसीमन राज्य के कानून के अनुसार करना। नेक्स्ट, ओके। उसके बाद हम देखते हैं 61वां संविधान संशोधन 1988 का। 61वां संविधान संशोधन 1988 का ये मतदान की आयु को 21 से घटाकर कितने कर दी गई? 18 कर दी गई। मतदान की आयु को कितने 21 से कितनी 18 कर दी गई, 21 से 18 कर। ओके। और अधिकारों की स्थिति, स्टेटस ऑफ राइट देखते हैं। स्टेटस ऑफ राइट, मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार। मतदान का अधिकार एक ऐसा है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल, एक संवैधानिक अधिकार है, ध्यान रखना, मौलिक अधिकार नहीं। ध्यान रखना, मौलिक अधिकार नहीं है, ये कैसा है, संवैधानिक अधिकार है, ठीक है, फंडामेंटल राइट नहीं है। और ये PUCL केस 2003 में आया था, उसमें ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। चुनाव लड़ने का अधिकार एक सांविधिक अधिकार, ठीक है, ध्यान रखना, चुनाव लड़ने का अधिकार भी एक सांविधिक अधिकार है, ना संवैधानिक अधिकार नहीं है। चुनाव लड़ना संवैधानिक अधिकार नहीं, ध्यान रखना, सांविधिक अधिकार है, स्टेट्यूटरी राइट है, ठीक है। और मतदान का अधिकार ये कैसा है, मतदान का अधिकार कैसा है, मतदान का अधिकार ये संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, CR है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक। सांविधिक कौन सा है, सांविधिक आपका मतदान का चुनाव लड़ने का अधिकार है, जबकि मतदान का अधिकार ये संवैधानिक है। और जीतू पटनायक बनाम ये
सनातन मोहकुंड 2012 में ये कहा था, चुनाव लड़ने का अधिकार सांविधिक अधिकार है। चुनाव आधारों के लिए, चुनाव अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने पर दोनों अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। ये दोनों अधिकार है, अगर प्रतिबंधित किए जा सकते हैं अगर कोई अपराधों में दोषी पाया जाता है तो। और जो रोपा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 वाला, उसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा और विधान परिषद को चुनाव को चुनौती देने वाली याचिकाएं 45 दिनों के भीतर हाई कोर्ट द्वारा, किसके द्वारा, हाई कोर्ट में दायर की जा सकती है, जिनमें सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का सुनिश्चित अधिकार प्राप्त है, मतलब अपील भी की जा सकती है। पहले सबसे पहले जो प्राथमिक जो याचिका है वो किसमें, हाई कोर्ट में दायर होगी, देन उसके बाद जो आप अपील कर सकते हो उसके निर्णय के खिलाफ, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, उच्च न्यायालय के निर्णयों में को जो सुप्रीम कोर्ट है उसके हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के निर्णयों को भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रेषित किया जाना चाहिए, जो तब अयोग्यता पर आगे की कार्रवाई से संबंधित विधायिका को भेज देगा। चुनाव अपराधों को कवर करने वाले लेजिस्लेशन 2 पर नोट है, जो हमने देखे हैं आगे जो कवर की थी उसमें देख लीजिए, चुनावी अपराध को कवर करने वाले। उसके बाद एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन। भारत में पहले आम चुनावों 1952, 57 और 62 और 67 में लोकसभा और विधानसभा के साथ एक साथ चुनाव हुए थे, और वर्तमान में 129वें संविधान संशोधन विधेयक सीएबी संसद में अभी तक पेंडिंग है, लंबित है, और इसे संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को है जो रेफरेंस किया गया है, संदर्भित किया गया है, और यह आर्टिकल 82 ए को सम्मिलित करने और अनुच्छेद 83, 172 और 327 में संशोधन का प्रयास करता है, और 106वां संविधान संशोधन 2023, 106वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा और विधानसभा की 1/3 सीटें 15 वर्षों के लिए महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है, और उसे 2023 के बाद आयोजित जनगणना के आधार पर होने वाले परिसीमन के बाद लागू किया जाना है। ठीक है, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार निरोधी निकाय, ट्रांसपेरेंसी एंड एंटी करप्शन बॉडीज देखते हैं। इधर मानदंड क्राइटेरिया देखेंगे, क्राइटेरिया के बाद इधर देखेंगे हम केंद्रीय सूचना आयोग CIC या SIC राज्यों में होता है, और आपका ये केंद्रीय सतर्कता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, और इधर लोकपाल और लोकायुक्त। ठीक है, प्रकार देखते हैं, ये जो CIC या SIC सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, ये कैसे सांविधिक इंस्टीट्यूट है, कानून के द्वारा बने हैं ना, कानून के द्वारा बने, संविधान में उनका प्रावधान नहीं है, ये कानून के द्वारा बने हैं, इंस्टीट्यूट है, सांविधिक है। और केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी कैसा है, इंस्टीट्यूट है, सांविधिक है। और लोकपाल और लोकायुक्त ये भी सांविधिक है, इंस्टीट्यूट है, कानून के द्वारा इनका निर्माण किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रावधान देखते हैं, सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये 2005 में ये CIC और SIC का प्रावधान किया गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में। ठीक है, उसके बाद जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, इसका ये 2003 मूल रूप से संतानम समिति के अनुसार स्थापित किया गया था। ध्यान रखना, CVC है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, वो जो के संतानम समिति के अनुसार ये स्थापित किया गया था, और CVC अधिनियम 2003 के माध्यम से सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात कर रहे हैं। उसके बाद लोकायुक्त, ये भी सांविधिक बॉडी है और इंस्टीट्यूट है, और लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 आया था, उसमें इनका प्रावधान किया गया था। उसके बाद हम इनके प्रावधान देखेंगे, कार्य देखेंगे, प्रावधान देख लिए, कार्य, फंक्शन। ठीक है, फंक्शन देखते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं, CIC के देखते हैं, CIC और SIC। ठीक, ये क्या करते हैं, CPIO और SPIO अपीलीय प्राधिकरण है। तेना जो CPIO ये किसके लिए, सेंटर में, CIC के लिए, और SPIO ये किसके लिए, स्टेट के लिए। ठीक है, तो ये अपीलीय प्राधिकरण, ये क्या है, अपीलीय प्राधिकरण है, और CIC और SIC के लिए। और RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन धारा 8, प्रभुता और अखंडता, सोवरेनिटी एंड प्रेसिडेंसी, ये न्यायालय द्वारा, इस प्रभुता और अखंडता न्यायालय द्वारा निश्चित और मानना। और विशेषाधिकार हनन। ठीक है, तो ये जो मतलब पहला आप सीधे मतलब इन पे CIC और SIC तक नहीं जा सकते। सबसे पहले आपको
जो नीचे प्राधिकरण होते हैं, अपीलीय प्राधिकरण, उस पर अपील करनी पड़ती है। CBIO होता है सेंट्रल लेवल पे और राज्य लेवल पे ये होता है। वहाँ पे अपील करने के बाद है जो आप अपील SIC, CIC और SIC में अपील कर सकते हो, ठीक है। और RTI छूट दी गई है। RTI मतलब ऐसे मामले धारा 8 में ऐसे मामले हैं इसमें कि मतलब जो RTI से छूट दी गई, मतलब उसे संबंधित जो जानकारी है वो नहीं मांगी जा सकती पब्लिक एक्सेस में, ठीक है। पब्लिक एक्सेस में नहीं होती है और ऐसे में वो जो डिनाई कर सकता है, मतलब जो राष्ट्रीय संप्रभुता या अखंडता से जुड़ी हुई हो, तो ऐसे धारा है, मतलब ऐसी जो जानकारी वो नहीं दे सकता। RTI से छूट है दोनों मामलों में, ठीक है। प्रभुता और अखंडता वो जैसे न्यायालय द्वारा निश्चित किया जा सकता है और मानना जाएगी, ठीक है। और विशेषाधिकार हनन, अब जो कुछ ऐसे मामले होते हैं विशेषाधिकार से जुड़े हुए, जैसे आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, उनकी जानकारी नहीं दी जा सकती। व्यापार रहस्य के लिए जांच प्रक्रिया की, ठीक है। और विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त जो जानकारी उसकी, और ठीक है, कैबिनेट पेपर हो उनकी जानकारी नहीं दी जाएगी। और सार्वजनिक हित से असंबंधित व्यक्तिगत जो जानकारी है पर्सनल डाटा संरक्षण अधिनियम 2013 द्वारा संशोधित, मतलब जैसे किसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो वो नहीं दी जाएगी। अब ये डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 से है और भी मजबूत हुआ है, ठीक है। मतलब तो CIC ऐसा ये देखता है कि जानकारी देना प्राइवेसी का उल्लंघन तो नहीं है, तो वो उस आधार पर ये देता है, ठीक है। जो मूल RTI का जो उत्तर है वो, जो मूल RTI है उसका जो उत्तर है आपको 30 दिनों के भीतर 30 दिनों के भीतर जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित होने पर 48 घंटे में दिया जाता है, ठीक है। समझ में आगे देखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की, केंद्रीय सतर्कता पर अधीक्षण और संदर्भित केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ जांच करना और सांसदों या मंत्रियों पर कोई शक्ति नहीं होती। लोकपाल द्वारा संदर्भित ग्रुप A, B, C और D के विरुद्ध शिकायतों की प्रारंभिक जांच पोका 1988 और BNS भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के तहत AIS ग्रुप A केंद्रीय सेवा के अपराधों की जांच पर CBI पर अधीक्षण और सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और मुखबिरों के संरक्षण PI-DPI संकल्प विसल ब्लोअर के तहत शिकायतों की जांच और ED में निदेशक और उप निदेशक की नियुक्ति। CVC की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर CBI और SP और उससे ऊपर के अधिकारियों निदेशक को छोड़कर उसकी नियुक्ति CVC की अध्यक्षता वाली इस समिति की सिफारिश पर, और केंद्रीय विभागों में सतर्कता प्रशासन के लिए केंद्रीय सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति की मंजूरी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं लोकायुक्त या लोकपाल, ठीक है। ये भ्रष्टाचार की जांच करना उनका मेन काम होता है। प्रधानमंत्री और सांसदों सहित मंत्री, प्रधानमंत्री की भी कर सकता है, सांसदों भी कर सकता है, केंद्रीय मंत्रियों को भी कर सकता है, ठीक है। और केंद्रीय ग्रुप A, B, C, D अधिकारी और संसदीय कानून द्वारा स्थापित या पूर्ण या आंशिक रूप से सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी भी बोर्ड में, निगम या सोसाइटी, ट्रस्ट के अध्यक्ष, सदस्य या अधिकारी, 10 लाख से अधिक विदेशी योगदान प्राप्त करने वाली कोई भी संस्था या ट्रस्ट कोई भी शिकायत दर्ज करा सकता है, लेकिन अपराध लोक सेवकों के खिलाफ पोका 1988 के रेट दर्ज होना चाहिए। मतलब कि ये हर प्रकार की जो लोकायुक्त लोकपाल है वो हर प्रकार की शिकायत नहीं लेते हैं, हर प्रकार की शिकायत नहीं लेता यार, हर प्रकार की शिकायत नहीं लेते हैं। कौन कौन सी शिकायत लेंगे, मतलब जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, करप्शन एक्ट 1988 के तहत जो आता है वो शिकायत ही लेते हैं, मतलब उनके अंदर आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोकपाल और लोकायुक्त है वो केवल भ्रष्टाचार वाले मामलों की जांच करते हैं। साधारण गलती, बदतमीजी, लापरवाही, देरी, गलत निर्णय ये इनके विषय नहीं है, ओनली और ओनली करप्शन इनका विषय है। और पोका 1988 में क्या क्या आता है, इसके में जो रिश्वत लेता है या मांगता है, या अपने पद का गलत फ़ायदा उठाकर पैसा या लाभ लिया जाता है और किसी को गलत तरीके से फ़ायदा पहुंचाया जाता है, या अपनी आय से अधिक जो संपत्ति है वो बनाई जाती है, ठीक है, और या रखी जाती है, या पद का दुरुपयोग अपने निजी लाभ के लिए किया जाता है, तो वो भी इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ऐसे सभी मामले हैं वो लोकायुक्त या लोकपाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद मतलब जो अधिकारी काम में देरी करता है तो मामला ये नहीं लेते, क्योंकि भ्रष्टाचार संबंधित नहीं है, भ्रष्टाचार साबित थोड़ी हुआ इसमें। गलत व्यवहार या बदतमीजी ये भी नहीं आता है इसमें, गलत प्रशासनिक निर्णय भी भ्रष्टाचार में नहीं आता है, तो ये सारी है। RTI के जवाब नहीं लिया जाता तो वो भी CIC का मामला, इसका मामला नहीं है। विभाग की कोई लापरवाही की जाती है तो भी विभागीय सेवा नियमों का मामला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये देखते हैं कि लोकपाल अपनी जांच या विंग CVC और CBI जैसी अन्य एजेंसियों के माध्यम से समय सीमा के भीतर प्रारंभिक जांच कर सकता है।
पूर्ण जांच के बाद 3 सदस्यीय पीठ अभियोजन विंग को आगे बढ़ाने की मंजूरी दे सकती है। लोकपाल के पास सीबीआई सहित किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी पर अधीक्षण और निर्देशन की शक्ति है। ध्यान रखना, लोकपाल के पास सीबीआई और सहित किसी भी अन्य केंद्रीय जांच एजेंसी की अधीक्षण और निर्देशन की शक्ति है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कंपोजिशन देखते हैं सीआईसी एसआई द्वारा एसआईसी की देखते हैं। राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा नियुक्त की जाएगी। नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा। राज्य में राज्यपाल द्वारा और देश में नेशनल लेवल पे राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, और सीआईसी और एसआईसी प्लस अधिकतम एक सीआईसी और जो वो होगा और प्लस अधिकतम 10 जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है वो होंगे 10 सूचना आयुक्त होंगे, अधिकतम 10 सूचना आयुक्त तो होंगे। ठीक है, और चयन समिति पीएम, देश में पीएम कैसे होगी? राष्ट्र में नेशनल लेवल पे पीएम और राज्य लेवल पे सीएम अध्यक्ष होंगे, और प्लस पीएम और सीएम द्वारा नामित कोई भी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होगा एंड एक विपक्ष का नेता होगा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन सीआईसी में शामिल होगा। योग्यता क्या है? योग्यता कानून, विज्ञान और तकनीक, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जन संचार या प्रशासन और शासन, ये इनके है। उसके बाद हम देखते हैं सीबीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सतर्कता आयोग। ये इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट द्वारा की जाएगी। और वन आपका सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होगा, और अधिकतम है जो 2 विजिलेंस कमिश्नर हो सकते हैं। कितने? 2 हो सकते हैं। तो टोटल कितने हुए? 3। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं योग्यता, एबिलिटी क्या होगी। योग्यता की बात करें तो सेवारत जो पूर्व AIS केंद्रीय सेवा के अधिकारी जिन्हें सतर्कता, नीति और प्रशासन, पुलिस प्रशासन सहित का अनुभव होना चाहिए, और सेवारत पूर्व PSU अधिकारी जिन्हें वित्त, बीमा, बैंकिंग, कानून, सतर्कता और जांच अनुभव हो। चयन समिति PM अध्यक्ष होगा, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर और विपक्ष के नेता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ये होंगे चयन समिति में, सिलेक्शन कमेटी में। उसके बाद उनका देखते हैं लोकपाल और लोकायुक्त। ये किसके द्वारा नियुक्त होंगे? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ध्यान रखना, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राज्यपाल का यहाँ कोई लेन देना नहीं है। लोकायुक्त राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। एक अध्यक्ष होगा, प्लस 4 न्यायिक अधिकारी होंगे और 4 गैर न्यायिक सदस्य होंगे। 4 न्यायिक और 4 गैर न्यायिक, टोटल 5। और 50% सदस्य वो SC ST OBC या महिला या अल्पसंख्यक होने के चाहिए। योग्यता देखते हैं अध्यक्ष, वर्तमान और पूर्व CCI और सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश वो, ठीक है। और न्यायिक सदस्य वर्तमान भी हो सकते हैं और पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश भी हो सकते हैं। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी हो सकते हैं, एलिजिबल है इसके लिए। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या पूर्व, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, और गैर न्यायिक सदस्य जिन्हें वित्त में, बीमा में, बैंकिंग में, कानून में, सतर्कता और जांच में 25 वर्षों का अनुभव हो। कितना? 25 ईयर का एक्सपीरियंस हो। चयन समिति जो सिलेक्शन कमेटी है, इसमें प्रधानमंत्री क्या होंगे? प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे, प्लस लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा लीडर ऑफ अपोजिशन और आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनके द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश, इस समिति द्वारा नामित न्यायविद और लोकायुक्त राज्य कानून के अनुसार। सेवा शर्त देखता है, टर्म एंड कंडीशंस। जो CIC है, CIC या SIC, इनके जो वेतन है वो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होते हैं। किसके द्वारा? ध्यान रखना, केंद्र सरकार द्वारा। राज्य और केंद्र दोनों में, ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होते हैं। कार्यकाल आपके केंद्र के अनुसार होते हैं, लेकिन अधिकतम आयु है 65 वर्ष। इस्तीफा किसको? राष्ट्रपति को देंगे। दोनों इस्तीफा दोनों राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, उसके बाद जो CVC है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उनके वेतन आदि UPSC सदस्यों के समकक्ष होते हैं। और आपकी ये जो CFI है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उस पर भारित होते हैं, CFI पर भारित होते हैं। और कार्यकाल कितना? 4 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, 4 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। ठीक है, और की आयु होती है इनकी। और इस्तीफा है वो राष्ट्रपति को देंगे। ये इस्तीफा किसको? प्रेसिडेंट को देंगे, राष्ट्रपति को ये इस्तीफा देंगे। ओके, और इधर देखते हैं लोकायुक्त में अध्यक्ष का वेतन है वो CCI सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सुप्रीम कोर्ट के समान होता है। और सदस्य का जो वेतन है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित होता है। और कार्यकाल कितना? 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ध्यान रखना, 5 और 70, ध्यान रखना क्या? 5 और 70। और इस्तीफा किसको? रेजिग्नेशन तीनों है जो राष्ट्रपति करेंगे, ये चाहे CIC हो, CVC हो या लोकायुक्त जो भी हो। ठीक है, सेवानिवृत्ति के बाद पोस्ट रिटायरमेंट के रूप में बाद क्या होंगे? ये IC इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। ध्यान रखना, इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की नियुक्ति में वापस इनकी पुनर्नियुक्ति है वो नहीं हो सकती। बट IC जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है उनकी मुख्य आयुक्त बन सकता है, मुख्य आयुक्त बन सकता है।
और CBC राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई नियुक्त नहीं, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा कोई नियुक्ति नहीं होती है। राष्ट्रपति द्वारा जो भी नियुक्ति हो वो नियुक्ति इनकी नहीं होती CBC की। और केंद्र या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद नहीं, केंद्र या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद नहीं है ये, केंद्र या राज्य के अधीन लाभ का पद भी नहीं है। ये लोकायुक्त लोकपाल है, वो भी केंद्र सरकार के अधीन लाभ का पद नहीं है। और 5 साल तक कोई चुनाव नहीं होता इनका, ठीक है, 5 साल तक कोई चुनाव नहीं। और सदस्य अध्यक्ष बन सकता है, जो सदस्य है इसका मेंबर है वो क्या अध्यक्ष बन सकता है। और कुल कार्यकाल 5 वर्ष, अध्यक्ष की पुनर्नियुक्ति नहीं होती है, जो अध्यक्ष होता है उसकी पुनर्नियुक्ति नहीं होती है। उसके बाद देखते हैं हटाना, जो रिमूवल है वो राष्ट्रपति द्वारा तीनों का, CBC, CIC, SIC, लोकपाल, लोकायुक्त, इन तीनों की जो हटाना है वो राष्ट्रपति द्वारा हटा जाएगा। क्या आधार क्या है हटाने के लिए? दिवालिया होने पर, दिवालिया है तो नैतिक अक्षमता या अक्षमता के अपराध के लिए दोषी होने पर लोकपाल पर लागू नहीं जाएगा। ये जो नैतिक अक्षमता या अपराध जो क्रिमिनल है वो दोषी होने पर नहीं हटाया जा सकता, लोकपाल में ये लागू नहीं है, लोकपाल पर ये लागू नहीं, बाकी सभी पर है, CBC पर है, इन पर है, लेकिन लोकपाल पर ये लोकपाल पर लागू नहीं है। और पद के बाहर सवैतनिक कार्य करने पर भी इनको हटाया जा सकता है, ठीक है, ये भी आधार हो सकता है। पद के बाहर सवैतनिक कार्य करने पर, मानसिक या शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने पर, मानसिक या शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने पर, और परस्पर विरोधी और वित्तीय अन्य हित, परस्पर विरोधी और अन्य हित लोकपाल पर यह लागू नहीं था। परस्पर और विरोधी और अन्य हित ये लोकपाल पर लागू नहीं है, ये भी अनैतिक अक्षमता वाला भी लागू नहीं है, और परस्पर विरोधी या वित्तीय या अन्य हित ये भी लागू नहीं है, बाकी सभी लागू है, ठीक है। और राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद भी हटा सकता है, अगर सुप्रीम कोर्ट जांच करता है तो राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। और प्रमाणित साबित कदाचार या प्रमाणित कदाचार या अक्षमता, ठीक है, लेकिन ये नैतिक अक्षमता वाला नहीं है शामिल लोकपाल पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद देखेंगे कमजोर वर्गों से संबंधित निकाय, वल्नरेबल सेक्शन रिलेटेड बॉडीज, वल्नरेबल सेक्शन रिलेटेड बॉडी देखेंगे, निकाय देखेंगे, यदि प्रकार देखेंगे कैसा है, नियुक्ति, इसकी स्ट्रक्चर, हटाना किसके द्वारा, और इनके फंक्शन देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं NCST, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब एंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। ये देखेंगे ये सारे जो हैं NCSC, NCST और NCBC, ये सभी क्या है संवैधानिक है, जानना कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, जानना कैसे है कॉन्स्टिट्यूशनल, सभी कैसे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल है। और उनकी जो नियुक्ति, संरचना और हटाना देखते हैं, ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, किसके द्वारा नियुक्त होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त संरचना देखते हैं, एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 अन्य सदस्य होंगे। टोटल कितने 5 सदस्य होते हैं, टोटल कितने टोटल 5 मेंबर्स होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 अन्य सदस्य होते हैं। और NCSC और ST ये आर्टिकल नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये आर्टिकल 338 में, संविधान के आर्टिकल 338 में है। जबकि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है वो 338A में, 338A में है। और आपका ये 89वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में हुआ था, ये जोड़ा गया था, 338A जोड़ा गया था 89वां संविधान संशोधन के द्वारा 2003, NCST, ठीक है। और NCST आर्टिकल अनुच्छेद 338B, ये 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ था, ठीक है। ये ध्यान रखो, देखो जो NCST है वो 2, और NCSC और NCST, ये दोनों का जो निर्माण है वो, ठीक है, दोनों का जो निर्माण है वो आपका 89वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, उनके द्वारा हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो NC, यहाँ पे ST लिखा हुआ गलत है, जो NCBC है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ये 338B आर्टिकल में आता है, कॉन्स्टिट्यूशन किस में आता है 338B में आता है। और ये 102वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 102वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2018 में, उसके द्वारा प्रावधानित है, ठीक है। जबकि NCSC किस में आता है आर्टिकल 338 में, NCST किस में आता है 338A में आता है, ठीक है। तो ये आपका गलत नहीं सही है, ठीक है। जो NCST है, नेशनल शेड्यूल ट्राइब वाला है, वो किसमें 338A में है, जबकि NCSC वाला वो किसमें 338, सिर्फ 338 में है, ठीक है। तो ये सारा हमने देखा। और उसके बाद इनके कार्य देखते हैं, फंक्शन देखते हैं। ये अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है, इनके इन जो वर्ग दिए गए हैं इनके अधिकारों के उल्लंघन की भी जांच कर सकते हैं, इनके अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकते हैं। सामाजिक आर्थिक नियोजन पर सलाह भी दे सकते हैं,
संघ और राज्य सरकार द्वारा संबंधित नीतिगत मामलों पर परामर्श कर सकते हैं। और राष्ट्रपति रिपोर्ट को है जो संसद के समक्ष, जो राष्ट्रपति है वो रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखवाते हैं। ठीक है, तो ये देखा। उसके बाद हम देखते हैं NCM देखते हैं। NCM नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी। माइनॉरिटी वाला ये एक क्या है, इंस्टीट्यूट है। कैसी है, सांविधिक कानून के द्वारा बनी थी। ये जो अधिनियम आया था आपका 1992 वाला, 1992 में अधिनियम आया था, उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो ये क्या है, एक इंस्टीट्यूट है, सांविधिक है। ओके, और इनके आपका नियुक्ति इनको हटाना देते हैं। ये नियुक्ति इनके केंद्र द्वारा की जाएगी। नियुक्ति किसके द्वारा, केंद्र द्वारा की जाएगी। एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, ठीक है, 2 सदस्य होंगे और 5 अन्य सदस्य होते हैं। टोटल कितने होंगे, 7 सदस्य होते हैं किसमें, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी में। और जो सभी 5 सदस्य ये 5 सदस्य होते हैं वो इसमें अल्पसंख्यकों से होंगे। इसमें किससे होंगे, अल्पसंख्यकों से होंगे। और आर्टिकल 29 और 30 पर है जो नोट हम देखेंगे आगे, मूल अधिकार आएंगे तब ये सब, ठीक है। और केंद्र द्वारा हटाना, केंद्र द्वारा हटाया किसके द्वारा जाता है, केंद्र द्वारा हटाया जाता है। दिवालिया होने पर, आधार क्या है, दिवालिया होने पर केंद्र की राय में नैतिक अक्षमता के खिलाफ, नैतिक अक्षमता के या अक्षमता के अपराध के लिए दोषी होने पर और न्यायालय द्वारा घोषित विकृत होने पर और कार्य करने से इनकार करने पर और बिना अनुमति लगातार 3 बैठकों से अनुपस्थित होता है तो भी हटाया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। यहाँ पे राष्ट्रपति का क्वेश्चन नहीं है, इनके द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है। तो मतलब अगर आपको भ्रमित करने के लिए राष्ट्रपति का नाम दिया जाएगा तो राष्ट्रपति का कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि आप जो आप ऊपर मैंने पढ़े हैं, मतलब जो NC ST NCBC, मतलब जो ये भी संवैधानिक इसकी तरह के आए हुए हैं, तो उसमें राष्ट्रपति का जो रोल है वो अहम हो जाता है। लेकिन इसमें राष्ट्रपति का कोई रोल नहीं है, इसमें राष्ट्रपति का कोई रोल नहीं, ध्यान रखना, ठीक है, इसमें नेशनल माइनॉरिटी वाले में। और ये देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं इनके फंक्शन, कार्य देखते हैं। उत्थान के उपायों की सिफारिश करना, इनकी जो उत्थान कैसे हो, तो उपायों की सिफारिश कर सकते हैं, कानून और नीतियों की समीक्षा भी कर सकते हैं, इनसे जो जुड़े हुए जो संबंधित कानून होते हैं, एंड शिकायतों की, इनसे रिलेटेड शिकायतों की जांच भी कर सकते हैं, और जो संबंधित अधिकारियों को संदर्भित भी कर सकते हैं, और केंद्र रिपोर्ट को संसद में भी रखवाते हैं और राज्य विधानसभाओं को भेजता है, ठीक है। ये देखा हमने। उसके बाद इनकी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन देखेंगे, महिला आयोग देंगे, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ये क्या, ये भी एक सांविधिक निकाय है, मतलब इंस्टीट्यूट ही है। और ये जो अधिनियम आया था, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का आया था, 93 का जो आया था, उसके तहत जो NCM नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का जो गठन किया गया था। और इनका जो नियुक्ति है वो केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, और जो संरचना है वो सभी केंद्र द्वारा मनोनीत होते हैं, मनोनीत होते हैं, ध्यान रखना, मनोनीत होते हैं, ठीक है। किसमें, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। अध्यक्ष महिलाओं के हित के प्रति समर्पित कोई भी इनको अध्यक्ष होगा, महिलाओं के हित के प्रति समर्पित कोई भी इनका अध्यक्ष होंगे। और 5 सदस्य होंगे, इसमें कानून, ट्रेड यूनियनवाद, उद्योग प्रबंधन या महिलाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के प्रति समर्पित कोई भी संगठन है, या महिला स्वैच्छिक संगठन, महिला कार्यकर्ताओं सहित प्रशासन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा या समाज कल्याण में अनुभवी, तो उनको वे जो 5 सदस्य होते हैं इनमें से, ठीक है। और जो 2/5 सदस्य है वो क्रमशः 2/5 सदस्य वो 2/5 सदस्य SC शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से होंगे। किससे, 2/5 शेड्यूल कास्ट से और 2/5 शेड्यूल ट्राइब से होंगे, ठीक है। और सदस्य सचिव सिविल सेवकों का एक विशेष विभाग, वो क्या होगा, सदस्य सचिव होगा, सेक्रेटरी होगा, ठीक है। कार्यकाल कितना, 3 वर्ष होता है। कार्यकाल ध्यान रखना, जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। और इस्तीफा ध्यान रखना, किसको देंगे, इस्तीफा केंद्र सरकार को देंगे, ठीक है। हटाया किसके द्वारा, जिस प्रकार NCM को हटाया जाता है, इसी प्रकार इनको हटाया जा सकता है, यानी कि मतलब केंद्र सरकार द्वारा। देखो, केंद्र सरकार द्वारा इनको इसलिए हटाया जाता है NCM और NCW को, बिकॉज ये कानून के द्वारा, संसदीय कानून के द्वारा बनाए गए थे, ना कि डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से संविधान में इनका कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। तो ये सारे हमने देखा। उसके बाद हम इनके फंक्शन देखते हैं, कार्य देखते हैं। महिलाओं से संबंधित सभी कानूनों की जांच और समीक्षा करना, शिकायतों पर स्वतः संज्ञान, मतलब जो सुमोटो शक्ति इनको प्राप्त है, यानी कि स्वतः संज्ञान ले सकते हैं, और जांच करना कानून और नीति के गैर कार्यान्वयन पर, सामाजिक आर्थिक नियोजन पर सलाह भी दे सकते हैं। ये महिलाओं के बड़े समूह को प्रभावित करने वाले मुद्दे और जुड़े हुए मुकदमों के लिए वित्त पोषण करना, और संबंधित नीतिगत मुद्दों पर संघ द्वारा परामर्श करना, अधिकारों और अनुसंधान को बढ़ावा देना। केंद्र रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखता है। और
ये सभी देखें। उसके बाद देखते हैं NCPCR, ये बाल संरक्षण अधिकार है। ये आपका ये भी एक क्या है, इंस्टीट्यूट है, सांविधिक है। और जो बाल बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 में आया था। 2000 कब आया था, ये सन भी याद रखो, सन भी याद करो, वेरी इंपॉर्टेंट है, 2005 का है, ठीक है। बाकी हमने वुमेन कमीशन 1993 का ये देखा हम, ठीक, देखो किसवा 1993 का। उसके बाद NCM देखा, ये 1992 का था, तो सन भी पूछा जाता कई बार, ठीक है। तो NCPCR ये क्या है, 2005 के जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम आया था, उसमें इनका गठन हुआ था, ठीक है। और इनकी जो नियुक्ति है वो केंद्र द्वारा की जाएगी। एक अध्यक्ष होगा प्लस 6 सदस्य होंगे, जिसमें 2 महिला सदस्य होने जरूरी है, 2 महिला सदस्य होना जरूरी है, और 6 सदस्य होंगे, ठीक है। और एक अध्यक्ष होगा प्लस एक अध्यक्ष, और इन 6 सदस्यों में 2 महिला होना जरूरी है, ठीक है, ओके। और जिसमें ये शिक्षा, बाल स्वास्थ्य, किशोर न्याय, उपेक्षित है, हाशिए पर रहने वाले बच्चों या दिव्यांग बच्चों की देखभाल, और बाल श्रम, संकटग्रस्त बच्चों, ये बाल मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, कानून में अनुभवी सदस्य होंगे, इसमें 6 जोड़ने सदस्य होंगे, ठीक है। और चयन समिति जो होंगी, WCD मंत्री की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी, ठीक है। और कार्यकाल इनका 3 वर्ष होगा। कार्यकाल कितना, 3 वर्ष होगा, ठीक है। और कार्यकाल 3 वर्ष 65, ठीक है, 3 वर्ष। और अध्यक्ष होंगे 65 पर सदस्य, और 60 वर्ष इस्तीफा केंद्र को देंगे, ठीक है। इस्तीफा इसको केंद्र को हटाना, NCM और NCW के समान इनको हटाया जाएगा, ठीक है। और इनका जो फंक्शन और कार्य देखते हैं, सब बच्चों से संबंधित सभी कानूनों की जांच और समीक्षा करना, बच्चों से संबंधित सभी कानूनों की जांच और समीक्षा करना, बच्चों से संबंधित सभी कानूनों की जांच और समीक्षा करना, जांच शुरू होने की स्वतः संज्ञान सुमोटो शक्ति इनको प्राप्त है शुरू करने की, ठीक है, जांच शुरू करने की। और कार्यवाही के लिए जांच के बाद अदालतों का दरवाजा खटखटा सकते हैं, और बाल अधिकारों और अनुसंधान को बढ़ावा देना इनका काम है। और केंद्र या राज्य सरकार को रिपोर्ट या विधेयकों के समझ सकते हैं, केंद्र में संसद में और राज्य में विधानसभाओं में, ठीक है, ठीक है। देखा, उसके बाद हम देखते हैं ये आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन देखते हैं, ये लास्ट पेज है, क्योंकि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ये आपका, ये भी सांविधिक है। कैसा है, सांविधिक है, बिकॉज ये मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का जो आया था, उसके तहत इसका गठन किया गया था। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। स्ट्रक्चर देखते हैं, एक अध्यक्ष होगा, और ये कौन होगा, पूर्व CGI, सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो सकता है, ठीक है। पूर्व CGI भी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश तो हो सकता है। अन्य सदस्य देखते हैं, एक सदस्य मेंबर 1 होगा, जो वर्तमान या पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश होगा, वर्तमान या पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश होगा, ठीक है। तो मेंबर 1 देगा वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश। और जो मेंबर 2 है वो वर्तमान या पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, वर्तमान भी हो सकता है और पूर्व भी हो सकता है, किसका, हाई कोर्ट का, कौन, चीफ जस्टिस, सिर्फ न्यायाधीश नहीं, ध्यान रखना, चीफ जस्टिस, ठीक है, चीफ जस्टिस। और सिर्फ न्यायाधीश तो सुप्रीम कोर्ट का होगा, ठीक है, वर्तमान हो सकता है, पूर्व भी हो सकता है। और जो मेंबर 3 और मेंबर 3, 4, 5 जो अन्य 3 सदस्य है, वो मानवाधिकार में अनुभवी, ह्यूमन राइट में जो अनुभवी है, वो एक महिला, लेकिन इनमें से, इन तीनों में से एक महिला सदस्य होना अनिवार्य है, ठीक है। पदेन सदस्य देखते हैं, NCSC, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, एंड नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, और नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट, और CBD के जो अध्यक्ष होते हैं वो पदेन सदस्य भी एक्स ऑफिसियो, ओके। और चयन समिति होती है, उसमें PM अध्यक्ष होते हैं, चयन समिति में PM अध्यक्ष होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, प्लस अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो होता है, और एक उपाध्यक्ष होता है, किसका, राज्यसभा का, ध्यान रखना, उपाध्यक्ष किसका, लोकसभा का नहीं, उपाध्यक्ष लोकसभा का नहीं, किसका होगा, राज्यसभा का होगा, राज्यसभा का उपाध्यक्ष होगा। और लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, किसका, राज्यसभा का नहीं, लोकसभा का लीडर ऑफ ऑपोजिशन, और जनगण दोनों का होगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का होगा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा दोनों के होंगे, ठीक, लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा दोनों से, ठीक है। यदि कार्यरत सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की नियुक्ति की जानी है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का परामर्श आवश्यक है, ध्यान रखना। अगर कार्यरत कोई भी मतलब जो कार्य कर रहा है वर्तमान में, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, मतलब ध्यान रखना, कार्यरत, पूर्व की तो पूर्व में है, जो सब अगर पूर्व है तो उसमें अनुमति नहीं है जरूरी, लेकिन वर्तमान में लेनी है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो नॉर्मल,
तो उनकी नियुक्ति की जानी तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का परामर्श लेना आवश्यक है, जरूरी है। उसके बाद कार्यकाल देखते हैं। कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो, 3 या 70 वर्ष, ध्यान रखना ये ह्यूमन राइट वाला पढ़ रहे हैं, 3 वर्ष या 70 वर्ष कार्यकाल इनका। और जो इस्तीफा किसको रिजोग्नेशन है वो किसको देंगे, रिजोग्नेशन राष्ट्रपति को देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे, रिजोग्नेशन राष्ट्रपति को देंगे, रिजोग्नेशन राष्ट्रपति को देंगे। और सेवानिवृत्ति के बाद ध्यान रखना पोस्ट रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति के बाद केंद्र या राज्य सरकारों के अधीन कोई रोजगार नहीं प्राप्त कर सकते, केंद्र या राज्य सरकारों के अधीन कोई रोजगार प्राप्त नहीं कर सकते। ओके। और हटाया जाना, ये राष्ट्रपति द्वारा हटाना किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा बाय प्रेसिडेंट, हटाना बाय प्रेसिडेंट। आधार क्या है, दिवालिया, नैतिक अधमता का दोषी हो, या फिर पद के बाहर सवैतनिक कार्य करता है, पद के बाहर कोई सवैतनिक अगर कार्य करता है तो भी हटाने का आधार ये हो सकता है। और विकर्षित हो तो, और शारीरिक रूप से अक्षम हो, शारीरिक रूप से अक्षमता हो, ठीक है, तो भी तो ये आधार है किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा। और राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद भी हटाया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट जांच किसकी करेगी, प्रमाणित कदाचार या अक्षमता की जांच है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। और उसके बाद अगर दोषी पाया जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। उसके बाद फंक्शन देखते हैं। फंक्शन की बात करें तो मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच, मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना, मुआवजे, अधिकारियों पर मुकदमे चलाना, निर्देशों के लिए सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जाने जैसी कार्यवाही को सिफारिश करना। पदेन सदस्य इस कार्य में भाग नहीं लेते, ध्यान रखना जो पदेन सदस्य होते हैं वो इस कार्य में भाग नहीं लेते हैं। स्वतः संज्ञान, सुओ मोटो की शक्ति भी इनको प्राप्त है। और मानव अधिकार उल्लंघन से संबंधित अदालती कार्यवाही में हस्तक्षेप करना, संवैधानिक प्रावधानों, कानूनों, अंतर्राष्ट्रीय संधियों की समीक्षा करना, मानव अधिकारों या उनके अनुसंधान को बढ़ावा देना, सशस्त्र बलों द्वारा उल्लंघन के संबंध में ध्यान रखना, जो सशस्त्र बल होते हैं उनके द्वारा उल्लंघन के संबंध में केंद्र सरकार को रिपोर्ट मांगना और तद अनुसार सिफारिश करना। केंद्र या राज्य सरकार को रिपोर्ट है जो विधेयकों के समक्ष रखेंगे, ठीक है, ये सर। ठीक है, आप नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे यूनिट 15, सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्रियम्बल देखेंगे, अपना में लाइट देंगे, DPSP देंगे और मौलिक कर्तव्य देंगे।